नमस्ते दोस्तों, आज हम जानकारी लेने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के मिसाइल मैन थे, उनके बारे में पूरी बायोग्राफी है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। वीडियो को अंत तक देखें। क्या विकास सबसे उत्कृष्ट है? एक इंसान के दिल को प्रसन्न करने के लिए, भूखों को खिलाने के लिए, दुखों को दुख से हल्का करने और घायलों को दोष को दूर करने में मदद करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे महान व्यक्ति जो भारत के मिसाइल मैन और माजी राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भारत में परमाणु शक्ति में भागीदारी ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन की उपाधि दी है। उनके योगदान के कारण भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। आपको बता देते हैं कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 9 फरवरी 2020 को दिल्ली में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोपिक का फर्स्ट लुक जारी किया था। फिल्म का शीर्षक एपीजे अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन है। यह हॉलीवुड और तेलुगु फिल्म उद्योग के बीच एक संयुक्त उद्यम और 2020 तक यह अंत तक रिलीज होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म है 15 अक्टूबर 1931 को हुआ है। उनकी जयंती को विश्व छात्र दिन के रूप में मनाया जाता है। वह 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। उन्हें 1997 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनका जन्म धनुषकोडी, रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था और उन्हें भौतिकी और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया था। नाम अवुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम मीन्स डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। निक नेम मिसाइल मैन। इनकी राष्ट्रीयत्व जो है वो भारतीय। इनका व्यवसाय जो है इंजीनियर, वैज्ञानिक, लेखक, प्रोफेसर और राजनीति तज्ञ। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931। जन्मस्थान धनुषकोडी, रामेश्वरम, तमिलनाडु, भारत। इनका निधन हुआ 27 जुलाई 2015। 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। मृत्यु का स्थान शिलांग, मेघालय, भारत। यह 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। इससे पहले कोचिरिल रमन नारायणन व 1997-2002 से राष्ट्रपति रहे। सफल प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 से राष्ट्रपति रहे। वह भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और 2002 में लक्ष्मी सहगल के खिलाफ चुने गए थे। भारत के राष्ट्रपति बनने के पहले उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO में एक एयर स्पेस इंजीनियर के रूप में काम किया। देश के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा 1998 में उन्होंने भारत के पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्या आप जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना करियर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शुरू किया था। उन्होंने इसरो में भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के परियोजन निदेशक के रूप में भी काम किया था। अगर मेरी परिभाषा पर्याप्त रूप से मजबूत है तो वो असफलता मुझे कभी भी पछाड़ नहीं पाएंगे। ये इनके महान विचार है। 1990 के दशक में उन्होंने 2002 में भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया था। अब इस लेख के
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पारिवारिक ऐतिहासिक इतिहास और प्रारंभिक जीवन के बारे में हम जानकारी लेंगे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। फिर ब्रिटिश भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी में और तब अब वो तमिलनाडु में। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो एक नाव के मालिक थे और एक स्थानीय मस्जिद में इमाम थे। उनकी माता का नाम आशियामा था, जो एक गृहिणी थे। अब्दुल कलाम जी के पांच भाई बहनों में सबसे छोटे थे। सबसे बड़े एक बहन थी जिसका नाम आसिम जोहरा और 3 बड़े भाई अर्थात मोहम्मद मुथु मीरा, लेबाई मेरैया, मुस्तफ़ा कलाम और कासिम मोहम्मद थे। वह अपने परिवार के करीब था और हमेशा उनकी मदद करता था। हालांकि वह पूरी जिंदगी कुंवारे रहे। उनके पूर्वज कई संपत्तियों और भूमि के बड़े ट्रैक्ट के साथ धनी व्यापारी और जमींदार थे। वे मुख्य भूमि और द्वीप के बीच और श्रीलंका से किराने के सामान का व्यापार करते और मुख्य भूमि पाम्बिया द्वीप के तीर्थक्षेत्रियों को भी पार करते हैं। तो उनके परिवार को मारा कलाम अय्यकिवर, लकड़ी की नाव चलाने वाला का शीर्षक मिला था और बाद में मार्कियर के रूप में जाना गया था। लेकिन 1920 के दशक तक उनके परिवार ने अपने भाग्य को खो दिया था। उनके व्यवसाय को विफल हो गए और जब तक अब्दुल कलाम का जन्म हुआ तब तक वे गरीबी से जूझ रहे थे। परिवार की मदद करने के लिए कलाम ने कम उम्र में अखबार बेचना शुरू किया था। बिना कर्म के ज्ञान बेकार है और अप्रासंगिक है। कार्रवाई के साथ ज्ञान प्रतिकूलता समृद्धि में परावर्तित करता है। शिक्षा आपको उड़ान भरने के लिए पंख देती है। उपलब्धि हमारे अवचेतन मन में आँख से निकालती है कि मैं जीत जाऊंगा। उन्होंने स्वार्टस हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम से मैट्रिक की पढ़ाई की और बाद में वे सेंट जोसेफ कॉलेज में चले गए, जहां वे भौतिक स्नातक बन गए। 1955 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एयरस्पेस इंजीनियर्स का अध्ययन करने के लिए मद्रास गए। अपने स्नातक के तीसरे वर्ष के दौरान उन्होंने कुछ अन्य छात्रों के साथ मिलकर निम्न स्तर के हमले के विमान को डिज़ाइन करने का लिए एक परियोजना सौंपी गई थी। उनके शिक्षक ने उन्हें परियोजना को पूरा करने के लिए एक तंग समय सीमा दी थी। यह बहुत मुश्किल था। कलाम ने अपरा दबाव के तहत कड़ी मेहनत और अंत तक निर्धार में समय सीमा के भीतर अपना प्रोजेक्ट किया। शिक्षक कलाम के समर्पण से बहुत प्रभावित थे। परिणाम स्वरूप कलाम एक फाइटर पायलट जो है वो बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्वालिफायर सूची में 9वां स्थान मिला और वह भारतीय वायुसेना में केवल 8 स्थान ही उपलब्ध है। एपीजे अब्दुल कलाम और उनके शैक्षणिक एजुकेशनल करियर के बारे में 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपना स्नातक पूरा किया था और 1958 में एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में शामिल हुए थे। 1960 की दशक में शुरुआत में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के साथ प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के अधीन काम किया। उन्होंने DRDO में एक छोटा होवरक्राफ्ट डिज़ाइन करने और अपने करियर की वहीं से शुरुआत की थी। हैम्पटन वर्जीनियस में नासा में लैंगली रिसर्च सेंटर का दौरा करने के बाद 1963 में ग्रीनबेल्ट मैरीलैंड वाल्टस फ्लाइट सुविधा में गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर ने उन्होंने 1965 में DRDO में स्वतंत्र रूप से एक विस्तार योग्य रॉकेट परियोजना पर काम शुरू किया था। महात्मा गांधी के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य, वहाँ DRDO में अपने काम से बहुत संतुष्ट नहीं थे और जब उन्होंने 1969 में इसरो को स्थानांतरण आदेश मिले तो वे खुश हो गए। वहाँ उन्होंने SLV-3 के परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया, जिसने जुलाई 1980 में
रोहिणी उपग्रह को निकट पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक तैनात किया। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण यान था। कलाम ने 1969 में सरकार के स्वीकृति प्राप्त की और अधिक इंजीनियरों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया। 1970 के दशक में उन्होंने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV को विकसित करने का उद्देश्य से एक प्रयास किया था, ताकि भारत अपने भारतीय रिमोट सेंसिंग मीन्स IRS उपग्रह को सन सिंक्रोनाइज कक्षा में लॉन्च करे। PSLV परियोजना सफल रही और 20 सितंबर 1993 को यह पहली बार लॉन्च किया गया था। सपना वह नहीं है जो आप सोते समय देखते हो, यह कुछ ऐसा है जो सपने सोने नहीं देता है। सपना वह नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, यह कुछ ऐसा है जो आपको सोने नहीं देता है। राजा रमन्ना ने अब्दुल कलाम को TBIRL के प्रतिनिधि के रूप में देश के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को देखने के लिए आमंत्रित किया, भले ही उन्होंने इसके विकास में भाग नहीं लिया था। 1970 के दशक में अब्दुल कलाम ने प्रोजेक्ट डेवियल और प्रोजेक्ट वेलिएंट नाम से दो परियोजनाओं का निदर्शन किया। क्या आप प्रोजेक्ट डेवियल के बारे में जानते हैं? यह एक काम पूरी दुनिया की सतह में हवा मार करने वाला मिसाइल बनने का उद्देश्य से एक प्रारंभिक तरल ईंधन मिसाइल परियोजना थी। यह परियोजना सफल नहीं थी और 1980 के दशक में इसे बंद कर दिया गया था और बाद में इसने पृथ्वी मिसाइल का विकास किया। दूसरी ओर प्रोजेक्ट वेलेंट का उद्देश्य अंतर्महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल के विकास के लिए था। यह भी सफल नहीं रहा। DRDO द्वारा प्रतिबंधित एक भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अन्य सरकारी संगठनों के साथ मिलकर 1980 के दशक की शुरुआत की एकीकृत निर्देशक मिसाइल विकास कार्यक्रम मीन्स IGMDP का शुभारंभ किया। अब्दुल कलाम को इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए कहा गया और 1983 में वह IGMDP के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में DRDO लौट आए। कार्यक्रम के 4 परियोजनाओं के विकास के लिए नेतृत्व किया गया, जिसका नाम शॉर्ट रेंज सरफेस टू सीताह मिसाइल पृथ्वी, शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल त्रिशूल, मीडियम रेंज सरफेस टू मिसाइल आकाश और थर्ड विरोधी टैंक रोधी मिसाइल नाग। दुनिया आज 4 रैपिड कनेक्टिविटी के माध्यम से अभिन्न रूप से जुड़ी है। वे पर्यावरण, लोग, अर्थव्यवस्था और विचार है। 1992 में उन्होंने रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। कैबिनेट मंत्री के पद के साथ 1999 में उन्होंने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अब्दुल कलाम ने मई 1998 में 5 परमाणु बम परीक्षण विस्फोटकों की एक श्रृंखला पोखरण 2 का संचालन करने में एक प्रमुख की भूमिका निभाई थी। इन परीक्षणों की सफलता के लिए साथ उन्हें राष्ट्रीय नायक का दर्जा मिल गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को पूर्ण घोषित किया फील्ड न्यूक्लियर स्टेट। इतना ही नहीं, APJ अब्दुल कलाम 1998 में अब्दुल कलाम ने भारत को वर्ष 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रौद्योगिकी विजन 2020 नामक एक देशव्यापी योजना का प्रस्ताव रखा और परमाणु सशक्तिकरण, विभिन्न तकनीकी नवाचारों, कृषि उत्पादकता में सुधार आदि सुझाव दिया था। 2002 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मीन्स NDA सत्ता में थी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अब्दुल कलाम एक लोकप्रिय राष्ट्रीय व्यक्ति होने के नाते उन्होंने आसानी से राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। क्या आप जानते हैं कि 1998 में हृदय रोग विशेषज्ञ सोमा राजू के साथ अब्दुल कलाम ने कलाम राजू स्टेंट नाम की एक कम लागत वाली कोरोनरी स्टेट विकसित की थी। इसके अलावा 2012 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल के लिए भी बिहार टैबलेट कंप्यूटर बनाया गया था, जिसे कलाम राजू टैबलेट नाम दिया गया था।
एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति के रूप में 2002 से 2007। 10 जून 2002 को एनडीए की सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की नेता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इनका नाम लिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने वाले पहले वैज्ञानिक और पहले स्नातक थे। एक लीडर के पास एक संगठन के लिए विजन होना चाहिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करने के लिए जुनून, फैसले लेने के लिए अस्पष्टीकृत पथ और साहस की यात्रा करने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें लगभग 9,22,884 वोट मिले थे और उन्होंने लक्ष्मी सहगल को हराया था। के.आर. नारायणन के बाद वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने प्रतिष्ठित भारत रत्न प्राप्त किया और 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले तीसरे राष्ट्रपति बने। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर अब्दुल कलाम को जानवादी राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार उनके द्वारा राष्ट्रपति के रूप में लिए गए सबसे कठिन फैसले में ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट के बिल पर हस्ताक्षर किए गए थे। अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान वह भारत के एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध रहे। हालांकि 21 में से 20 जो दया याचिका है वो भाग्य का फैसला करने में उनकी अक्षमता के लिए उनकी आलोचना भी की गई थी, जिसमें कश्मीर आतंकवादी अफजल गुरु की भी फांसी शामिल थी। उन्होंने दिसंबर 2001 में संसद हमले के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्होंने 2007 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति का पद जो है वो छोड़ दिया। राष्ट्रीयता और नागरिकत्व के बीच में जो अंतर है उसके बारे में जानकारी लेंगे। कार्यालय छोड़ने के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अकादमिक क्षेत्र को चुना और भारतीय प्रबंधन संस्था शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्था अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्था इंदौर, भारतीय विज्ञान संस्था मानद साथी के रूप में विजिटिंग प्रोफेसर बने। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर, अन्ना यूनिवर्सिटी के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और भारत की कई अन्य शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में सहायक के रूप में भी काम किया। जब आप बोलते हैं सच बोलते हैं, जब आप वादा करते हैं तो प्रदर्शन करते हैं, आप विश्वास का निर्वहन करें, अपने हाथों में हड़ताली से हटाएं और जो गैरकानूनी और जो बुरा है उससे लेने से। सूचना और प्रौद्योगिकी, हैदराबाद के अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और बनारस हिंदू विश्व और अन्ना विश्वविद्यालय में प्रौद्योगिकी द्वारा भी पढ़ाया गया था। 2011 में कड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर उन्होंने रुख को लेकर नागरिकता समूहों द्वारा उनकी आलोचना की गई। उन्होंने परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भी स्थापना का समर्थन किया था और स्थानीय लोगों के साथ बात नहीं करने का आरोप लगाया था। व्हाट कैन आई मूवमेंट एक कार्यक्रम में भारत के युवाओं के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भ्रष्टाचार को हराने का एक केंद्रीय विषय के साथ शुरुआत किया था। एपीजे अब्दुल कलाम की जो मौत है 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग के एक व्याख्यान दे रहे थे, जहां उनको दिल का दौरा पड़ा। उनकी स्थिति में गंभीर हो गई, इसलिए उन्होंने बेथानी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां बाद में उनका निधन हो गया। सृजन पाल सिंह को उनके अंतिम शब्द मजाकिया आदमी थे, क्या आप अच्छा कर रहे हैं? किसको हराना बहुत आसान है लेकिन किसी को जीतना बहुत कठिन है। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति को राजकीय सम्मान के साथ रामेश्वरम में पई कुरुम्बन मैदान में आराम करने के लिए रखा गया था। क्या आप जानते हैं कि लगभग
3,50,000 लोग कलाम के अंतिम अनुष्ठान में शामिल हुए, जिसमें भारत की पंतप्रधान, तमिलनाडु के राज्यपाल और कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। दिवंगत राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में भारत के तमिलनाडु रामेश्वरम शहर के द्वीप शहर को करम्बू के नाम पर एक स्मारक बनाया गया। 27 जुलाई 2017 को इसका उद्घाटन भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। क्या आप जानते हैं कि इस स्मारक का निर्माण किसने कराया था? इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा बनाया गया था। स्मारक में रॉकेट और मिसाइलों के विभिन्न प्रकृति रखी गई है, जो डॉक्टर अब्दुल कलाम के कामों को दर्शाती है। साथ ही सैकड़ों चित्रों के साथ उनके जीवन के बारे में कुछ एक्रिलिक पेंटिंग भी प्रदर्शित की गई है, डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन को दर्शाती है। स्मारक के प्रवेश द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उन्होंने वीणा, एक वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। इसके साथ 2 प्रतिमाएं बैठी और खड़ी मुद्रा है। इनके जो पुरस्कार है, इनके पुरस्कार के बारे में 1981 में इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1990 में उनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। 1994 और 1995 में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया और नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा प्रतिष्ठित फेलो और मानद फेलो यह उनको दिया गया। 1997 में उन्होंने भारत सरकार को भारत रत्न और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्राप्त किया था। 1998 में भारत सरकार की ओर से वीर सावरकर पुरस्कार, 2000 में अल्वरस रिसर्च सेंटर चेन्नई से रामानुजन पुरस्कार, 2007 में उन्हें रॉयल सोसाइटी यूके द्वारा किंग चार्ल्स सेकंड मेडल और ब्रिटेन यूनिवर्सिटी ऑफ वुलवरहैम्पटन से डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 2008 में उन्होंने एस्म फाउंडेशन यूएस द्वारा दिया गया हूवर मेडल जीता। नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर द्वारा डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग अवार्ड प्राप्त किया। 2009 में द कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए ने कलाम को इंटरनेशनल वॉन कमर बिंग अवार्ड, ASMI फाउंडेशन अमेरिका के हूवर मेडल और ऑकलैंड यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टर के रूप में प्रदान किया। 2010 में वाटरलू विश्वविद्यालय द्वारा इंजीनियरिंग डॉक्टर, 2012 में साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर्स ऑफ लॉज, 2013 में नेशनल पेस सोसाइटी द्वारा वॉन ब्रेन पुरस्कार, 2014 में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी यूके द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस। कभी कभी क्लास बंक करना और दोस्तों के साथ एंजॉय करना बेहतर होता, क्योंकि अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो निशान मुझे कभी हंसाते नहीं लेकिन यादें करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम 40 विश्वविद्यालय के मानद डॉक्टरेट प्राप्त करता थे। साथ ही डॉक्टर कलाम ने 79 के जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व छात्र दिवस के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें 2003 से 2006 में MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया था। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें 15 अक्टूबर को तमिलनाडु राज्य सरकार की तरफ से कई श्रद्धांजलि मिली, जो उनके जन्मदिन पर पूरे राज्य में युवा पुनर्गर्जना दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। इसके अलावा राज्य सरकार ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार की स्थापना, जिसमें 8 ग्राम स्वर्ण पदक, 1 प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए ऐसा उसका ये था। 2015 से एक स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के निवासियों को वैज्ञानिक विकास, मानविकी या छात्रों कल्याण को बढ़ावा देने में उपलब्धियों के साथ प्रतिवर्ष पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही डॉक्टर अब्दुल कलाम के जन्म की सालगिरह पर CBSE ने CBSE पाठ्यक्रम अभिव्यक्ति श्रृंखला में उनके नाम पर कुछ विषय निर्धारण किया गया है। यह नहीं 15 अक्टूबर 2015 को अब्दुल कलाम के जन्म की 84वीं वर्षगांठ पर भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने
नई दिल्ली में डीआरडीओ भवन में कलाम की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आईएसएस के फिल्टर के रूप में एक नए जीवाणु और सोलिविकुलस कलामी के रूप में नामित किया ताकि स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम को सम्मानित किया जा सके, जिसे नासा जेट प्रोफेशनल लेबोरेटरी में शोधकर्ताओं ने खोजा था। 1947 से 2017 तक भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची में डॉक्टर अब्दुल कलाम एक विरासत, जैसे कि हम जानते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने परिवार में सबसे छोटे बच्चे थे और अपने माता पिता और भाइयों अपनी बहनों के करीब थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की और रिश्तेदारी में पूरी जिंदगी सेवा की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह सरल जीवन शैली वाले एक बहुत ही सरल व्यक्ति थे। उनके पास वीणा और पुस्तक के संग्रह सहित कुछ संपत्ति थी। वह एक दयालु दिल का आदमी था, एक शाकाहारी और सदा भोजन। महापुरुष के लिए एक धर्म दोस्त बनाने का एक तरीका है, छोटे लोग धर्म के लिए एक लड़ाई साधन बनाते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम के करीबी एसएम खान के अनुसार एक किताब द पीपल्स प्रेसिडेंट, अब्दुल कलाम कहते हैं कि वह एक सच्चे मुसलमान का जीवन जीते थे, लेकिन अन्य सभी धर्मों के लिए उच्च सम्मान रखते थे और उनका मानना था कि मानवतावाद मानव का सबसे बड़ा गुण है। वह रोजाना नमाज अदा करते हैं, लेकिन भगवत गीता का भी पढ़ते हैं। बिना बजाना का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यह भी वो कहते थे। उनके लिए धर्म की एक निजी मामला था और इस बात पर जोर दिया करते थे कि इसे धूमधाम और दिखावे का मामला नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया समाज के साथ आपके व्यवहार के एक मानवतावादी होना चाहिए। डॉक्टर कलाम अक्सर इस कहानी का हवाला देते थे कि कैसे उनके गुरु विक्रम साराभाई ने वैज्ञानिक संशोधन के लिए चर्च की ज़मीन मांगी थी और उसे मिल गई, क्योंकि बिशप का मानना था कि यह विज्ञान और अध्यात्म दोनों की तलाश है। मानव समृद्धि मन और शरीर के लिए सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद। एपीजे अब्दुल कलाम शैक्षिक और वैज्ञानिक संस्थान। क्या आप जानते हैं कि विभिन्न शैक्षणिक वैज्ञानिक संस्थानों और कुछ स्थानों का नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है? वह इस प्रकार, कलाम के अंतिम संस्कार के दिन बिहार राज्य सरकार द्वारा किशनगंज बिहार में एक कृषि कॉलेज का नाम बदलकर डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज रखा गया। वैसे ही उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल त्रावणकोर इंस्टीट्यूट ऑफ डाइजेस्टिव डिजीज कोलम शहर केरल में एक नया संशोधन संस्थान है जो त्रावणकोरल मेडिकल कॉलेज अस्पताल से जुड़ा हुआ है। सितंबर 2014 में भारत और अमेरिका ने फुलब्राइट कलाम क्लाइमेट फेलोशिप शुरू की। फेलोशिप का संचालन फुलब्राइट कार्यक्रमों के तहत बिनशेलन यूएस इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। केरल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जिसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है, जहां कलाम वर्षों तक रहे, उनका नाम बदलकर एपीजे उनकी मृत्यु के बाद अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रखा गया। एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ किताबें हैं, वह नीचे दिए गए हैं, वो ध्यान में रखिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके ऊपर जो आत्मकथाएं है वह इंटरनल कैवेस्ट, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ
डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा एस चंद्रा 2002, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा आरके पृथ्वी 2002। यह और उनके जीवन के ऊपर जो आत्मचरित्र है वो लिखे गए हैं। आप अपनी पहली जीत के बाद आराम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप दूसरे में असफल हो जाते हो तो अधिक होठ यह कहने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आपकी पहली जीत सौभाग्य थी। स्वप्न 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 विचारों में बदलाव जीतते जाते हैं और विचार क्रिया में परिणत हो जाते हैं। यह उनके प्रसिद्ध उदाहरण है। यदि आप असफल होते हैं तो कभी हार ना माने, क्योंकि असफलता का अर्थ सीखने में ही पहला प्रयास है। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलो, बाद में। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर है। सभी पक्षी बारिश के दौरान आश्रय पाते हैं, लेकिन ईगल बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बचे जाते हैं। उत्कृष्टता एक सतत प्रक्रिया है और दुर्घटना नहीं है। क्यों हम एहसास नहीं करते कि आत्म सम्मान आत्मनिर्भर के साथ आता है। भारत के लिए मेरी 2020 का विजन इसे विकसित राष्ट्र में बदलना है, वही सार नहीं हो सकता, यह एक जीवन की रेखा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें।